नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि पता है दोस्तों, हमने सीटेट के जो सेकंड पेपर एसएसटी का प्रैक्टिस सेट प्रारंभ किया है, उसी के क्रम में दोस्तों यह तीसरा वीडियो है। आपको बता दें, हमारे चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रिपरेशन करवाई जाती है, जैसे टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, सीटेट, यूपी टेट, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर। अतः आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से हम बेहतरीन परीक्षा उपयोगी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आज का वीडियो शुरू करते हैं और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही बार बार रिपीट होते हैं। आइए इनको देखते हैं, हम डिटेल में इसकी व्याख्या करेंगे, इसलिए आप इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि एक प्रश्न में कई प्रश्न बनेंगे। ओके, आइए चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकार का कौन सा सही क्रम है। देखिए, मौर्य साम्राज्य की बात हो रही, उसके उत्तराधिकार का सही क्रम कौन सा है, ये देखिए। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, दशरथ मौर्य। ठीक है, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ मौर्य। ठीक, और लास्ट ये थर्ड में है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, दशरथ मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, दशरथ मौर्य, बिंदुसार, अशोक। तो आपको बता दें, देखिए, जो मौर्य साम्राज्य था उसके संस्थापक आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, उनका नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, ये 322 ईसा पूर्व के आसपास गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, और इनके आपको बता दें, जो इनके प्रधानमंत्री थे चाणक्य। ठीक है, चाणक्य दोस्तों, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है, इनकी पुस्तक अर्थशास्त्री जो राजनीति से संबंधित थी। अर्थशास्त्र इनकी पुस्तक एग्जाम में पूछा जाता है, चाणक्य की। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य सेलुकस से इनका मतलब जो है युद्ध हुआ था, आपको बता दें। ठीक है, 305 ईसा पूर्व में सेलुकस से युद्ध हुआ था। फिर सेलुकस ने एक मतलब जो दूत को भेजा था, जिन्होंने इंडिका लिखी थी, आपको पता होगा। ठीक है, क्या नाम उनका, मेगास्थनीज। ठीक है, सेलुकस निकेटर ने दोस्तों मेगास्थनीज को मतलब यहाँ भारत भेजा था। ठीक है ना, मेगास्थनीज, उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है इंडिका। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए, अब आपको बताते हैं। तो देखिए, दूसरा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है आपका। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार बैठे थे, उनके पुत्र थे, और इनके पुत्र दोस्तों अशोक थे। बिंदुसार के पुत्र कौन थे, अशोक थे। अशोक के बाद भी दशरथ बैठे थे लास्ट में। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक, हाँ, अशोक से संबंधित फैक्ट आपको कुछ बताते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अशोक, ठीक है, देखिए, अशोक आपको बता दें कि इन्होंने अपने पुत्रों को श्रीलंका भेजा था, संघमित्रा महेंद्र को। ठीक है, महेंद्र संघमित्रा श्रीलंका, ये तो पूछा ही जाता है। और मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और ये जो है कलिंग का युद्ध होता है 200, ठीक है, 261 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, तो उस समय इनका हृदय विदारक हो जाता है, यानी मतलब इनका हृदय द्रवित हो जाता है, इतना वहाँ खूना खच्चर हो जाता है, इतनी खून की नदियाँ बहती हैं। ठीक है, कि इनके हृदय बहुत ज़्यादा उससे द्रवित हो जाता है, और ये युद्ध करना छोड़ देते हैं और बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। ठीक है, ये इनसे फैक्ट पूछा जाता है, कलिंग का युद्ध का फैक्ट पूछा जाता है, कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व के आसपास। ओके, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इनके मतलब 13 अभिलेख थे, आपको पता ही होगा। ठीक है, ओके, 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, जो 13वां अभिलेख था इनका। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य सातवाहन के लिए सही है। सातवाहन दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली थे। ठीक है, नेक्स्ट है, सातवाहन शासक दक्षिणापथ के अधिपति के रूप में जाने जाते थे। ठीक, नेक्स्ट है, सातवाहन शासकों ने अपनी सेना उत्तरी समुद्र तटों पर भेजी। ठीक, शिव स्कंद सतकर्णी सातवाहन के एक अति महत्वपूर्ण शासक थे। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके। अब देखिए, सातवाहन के विषय में आपको हम पहले जानकारी देते हैं, क्या था दोस्तों, आपको बता दें। देखिए, मौर्य साम्राज्य की भी बात की हम ना, तो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था, ठीक है, उसका नाम था बृहदत्त। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक जो इसका नाम था बृहदरथ। ठीक है, बृहदरथ। ठीक, और दोस्तों, जो बृहदत्त थे, इनकी हत्या कर देते हैं पुष्यमित शुंग। ठीक, ये सेनापति थे, ये मौर्य साम्राज्य के बृहदरथ। इसकी हत्या दोस्तों पुष्यमित शुंग कर देते हैं, पुष्य, ठीक है, मित्र शुंग। पुष्यमित सिंह इनकी हत्या करके, ठीक है, एक नया साम्राज्य स्थापित करते हैं। ठीक, जिसका नाम है शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश वो स्थापित करते हैं, शुंग
वंश। ये मतलब एक ब्राह्मण साम्राज्य था, यहीं से स्टार्ट होता ब्राह्मण साम्राज्य दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों ये फेमस राजा थे, काफ़ी फेमस थे ये, मतलब जो बौद्ध धर्म था ना उसके बहुत अगेंस्ट थे। इन्होंने मतलब 84,000 लगभग बौद्ध भिक्षु वृक्ष होते थे उनको कटवा दिया था, ठीक है। इनसे संबंधित फैक्ट पूछा जाता है। और इन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। इनके पुत्र अग्निमित्र थे, ठीक है। ये तो इनसे फैक्ट हो गए। अब देखिए शुंग वंश का जो अंतिम शासक था, ठीक, उसका नाम था देवभूति। शुंग वंश के अंतिम शासक का नाम था देवभूति, ठीक। अब देखिए शुंग वंश का अंतिम शासक ये देवभूति था। अब इसकी हत्या कौन कर देता? देवभूति की हत्या दोस्तों कर देते हैं वासुदेव, ठीक है। वासुदेव नामक एक व्यक्ति थे, वासुदेव। वासुदेव इसकी हत्या कर देते हैं और एक नए साम्राज्य की स्थापना, एक नए वंश की स्थापना करते जिसका नाम था कण्व वंश। क्या नाम था? कण्व, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं कण्व वंश, ठीक है। वासुदेव कण्व वंश की स्थापना करते हैं। अब देखिए वासुदेव की हत्या दोस्तों आप कर देते हैं, ठीक है। वासुदेव ने, हाँ वासुदेव दोस्तों ये हाँ कण्व वंश की स्थापना करते हैं, लेकिन इनके जो अंतिम शासक, कण्व वंश की बात हो रही है, हाँ कण्व वंश का जो अंतिम शासक था, ठीक है, उसका नाम था दोस्तों सुशर्मा। क्या नाम था? सुशर्मा। हाँ, आप सुशर्मा की हत्या कर देते हैं आपके ये सीमुख, ठीक है ना। क्या नाम था इनका? सीमुख। सुशर्मा की हत्या सीमुख कर देते हैं और सीमुख सातवाहन वंश की नींव डालते हैं, यानी सीमुख ही सातवाहन वंश की, ठीक है, स्थापना करते हैं, ठीक है। सातवाहन वंश की स्थापना कौन करता है? सीमुख। अब आपको देखिए क्रम बता देते हैं, यहाँ से देख लीजिए। बृहदत्त की हत्या कौन करता है? पुष्यमित्र शुंग, ठीक। और जो पुष्यमित्र शुंग के मतलब शुंग वंश का जो अंतिम शासक था, क्या नाम था उसका? ठीक, अभी हम बताए देवभूति था, देवभूति। अब देवभूत की जो देखिए शुंग वंश का अंतिम शासक था। अब देवभूत की हत्या कौन कर देता है? ठीक, उसका नाम था वासुदेव, ठीक। ये कण्व वंश, वासुदेव कण्व वंश संबंधित थे। अब देखिए कण्व वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था सुशर्मा, और सुशर्मा की हत्या कौन कर देता है? आपका सीमुख, ठीक है ना। अब देखिए ये सीमुख जो थे यही जो है सातवाहन वंश की नींव डालते हैं। ओके, तो ये सारे फैक्ट थे। आगे देखते हैं। हाँ, इसमें जो ऑप्शन है आप उसको देख लीजिए। ऑप्शन में क्या था? हाँ, जो सातवाहन वंश जो जब इसकी नींव पड़ती है दोस्तों, तो ये इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, प्रतिष्ठान। इसकी राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान। ये दक्षिण भारत का, ठीक है ना, एक साम्राज्य था। ये लगभग महाराष्ट्र में फैला था, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के आसपास कुछ इलाकों में फैला था ये, ठीक है। तो दक्षिण में फैला था। और दोस्तों आपको बता दें, ठीक, सातवाहन वंश के जो राजा थे उन्होंने ही सर्वप्रथम भूमि अनुदान की प्रथा प्रारंभ की थी। जो भूमि अनुदान दी जाती थी ब्राह्मणों को, इन्होंने सातवाहनों ने ही सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। और इन्होंने सर्वप्रथम दोस्तों चांदी के, वो नहीं, शीशे, ठीक है ना, कांच के सिक्के, कांच यानी शीशे के सिक्के इन्होंने जारी किए थे, शीशे के सर्वप्रथम। और भी मतलब इन्होंने चांदी के भी सिक्के जारी किए थे, तांबे के भी जारी किए थे, प्रोटीन, ये सब, मतलब जो शीशे के सिक्के दोस्तों इन्होंने ही सर्वप्रथम जारी किए थे। भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। भूमि अनुदान सर्वप्रथम किसने दिया? सातवाहन ब्राह्मणों को, सातवाहन, ठीक है, वंश के राजाओं ने। और सातवाहन वंश का जो सब मतलब बहुत ही प्रसिद्ध यानी प्रभावशाली राजा था, गौतमी पुत्र सातकर्णी था। क्या नाम था उसका? गौतमी पुत्र सातकर्णी। आप अगर देखना चाहते हो तो साउथ में एक मूवी है गौतमी पुत्र सातकर्णी की, आप उसको जाकर देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कितना शक्तिशाली राजा था वो, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट थे। तो इसमें देखिए सातवाहन दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली, ये गलत है। सबसे शक्तिशाली दक्षिण भारत में नहीं थे ये, ठीक है। इनके अलावा और बहुत सारे साम्राज्य थे जो शक्तिशाली थे, ठीक। लेकिन ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवाहन शासक दक्षिण पथ के अधिपति के रूप में जाने जाते थे, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक। बाकी आपके सारे गलत है। सातवाहन शासकों ने सेना उत्तरी समुद्र में भेजी, ये गलत है आपका, ठीक है। और इस कंदी सातकर्णी सातवाहन के अति महत्वपूर्ण शासक थे ना, गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। क्या नाम था उनका? गौतमी, ठीक है ना, गौतमी
पुत्र सातकर्णी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, मंदिर के बारे में दिए गए ABC वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। मंदिर नगरीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। मंदिर अर्थव्यवस्था समाज दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्तिभाव दर्शाने के लिए मंदिर बनवाते थे। तो आपकी तीनों सही हो जाएंगे, तीनों सही हैं। एक फैक्ट आपको बताते हैं, गुप्त वंश आप जानते ही होंगे। सर्वप्रथम जो मंदिर, ठीक है ना, का जो साक्ष्य मिला है गुप्त वंशों के काल से ही मिलने लगता है। ठीक है, मंदिर बनने का साक्ष्य जो मिलता है दोस्तों गुप्त वंशों के काल से ही मिलने लगता है। ओके, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, गुप्त संवत आपको पता ही होगी 319। कल की वीडियो हमने डिस्कस किया था इसके बारे में अच्छे से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, महायान बौद्ध धर्म की आरंभिक मान्यताओं से निम्न में से किन कारणों से भिन्न था? इसमें बुद्ध की उपस्थिति संकेतों द्वारा दर्शाई गई। इसमें बोधिसत्व एकांतवास में रहते थे। इसमें बुद्ध की प्रतिमाएं बनवाई गईं। ठीक है, बोधिसत्व अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए संसारिक परिवेश में रम गए। ठीक है, ठीक, देखते हैं आगे ऑप्शन आपके। ये देखिए ABC AD। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका AC। क्या सही होगा आपको बताते हैं, एक मिनट रुकिए। अभी इनके बारे में पहले जान लीजिए, महायान क्या था दोस्तों। जो बौद्ध धर्म था, ठीक है, उसके संस्थापक आपको पता ही हैं, गौतम बुद्ध हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध हैं। ठीक है, इतना था, आप जान लीजिए। और इसके बाद इनसे संबंधित देखिए, एक हमारा वीडियो पड़ा हुआ है कि बौद्ध धर्म का हमने एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया है, आप उसको जा करके ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें अगर डिटेल बताएंगे ना तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर भी हम जो मेन बातें हैं बता देंगे जो ये सब प्रश्न से संबंधित हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको बता दें, जो बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ हुई थी, यानी मतलब बौद्ध सभाएँ हुई थी 4। ठीक है, 4 बौद्ध सभाओं में से जो चौथी होती है, पहले एक इसको हम बता देते हैं। जो देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति जो होती है दोस्तों वो आपकी राजगृह में होती है। जो प्रथम होती है राजगृह में होती है। ठीक है, या इसको याद रखिएगा, किसके शासन काल में होती है दोस्तों ये उस समय अजातशत्रु थे। ठीक है, अजातशत्रु वही हैं दोस्तों जिन्होंने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठे थे। ये इनके पिता बिंबिसार थे, हर्यग वंश के शासक थे। ये जो मगध साम्राज्य था ना उसी के शासक थे। ठीक है, तो अजातशत्रु दोस्तों इन्हें कुणिक भी कहा जाता था। ये राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। इस समय जो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे, महाकश्यप अध्यक्ष थे, महाकश्यप। ठीक है, याद रखिएगा सारी चीज़ें। पहला हो गया। जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों ये वैशाली में हुई थी। पहली राजगृह, दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली। याद रखिएगा इसको भी, दूसरी वैशाली में हुई थी दोस्तों। इस समय जो कालाशोक नाग, ठीक है ना, शिशुनाग वंश के जो शासक, ठीक है ना, शिशुनाग वंश था ना एक, तो उसी के शासक थे कालाशोक। ठीक है, कालाशोक दोस्तों। ठीक है, कालाशोक इस समय मतलब इस शासक थे जब ये बौद्ध संगीति हुई थी। और जो अध्यक्ष थे इस बौद्ध संगीति के उसका नाम था सबाकामी। ठीक है, ये सारी बात याद रखिएगा। इसके बाद तीसरी बौद्ध संगीत दोस्तों आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। तीसरी बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुई थी। इस समय अध्यक्ष जो थे वो मोगली पुत्र तिस्य थे। मोगली, ठीक है, मोगलीपुत्र तिस्य, ठीक है, तिस्य थे। ठीक, और जो इस समय शासक थे, ठीक है, किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक। ठीक है, तीसरी बौद्ध संगीत दोस्तों अशोक के शासनकाल में हुई थी। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में हुई थी। अब देखिए जो चौथी बौद्ध संगीत होती है दोस्तों ये कुंडलवन, ठीक है ना, कुंडलवन में हुई थी। ये कुंडलवन आपका कहाँ है? कुंडलवन कश्मीर। ठीक है, कुंडलवन में हुई थी। इस समय अध्यक्ष वसुमित्र थे, अश्वघोष भी थे, उपाध्यक्ष वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र अध्यक्ष और वो जो उपाध्यक्ष थे वो अश्वघोष थे। ओके, तो इस समय जो शासक थे कनिष्क थे। क्या नाम था उनका? कनिष्क।
चौथी बौद्ध संगीत के समय जो शासक थे उनका नाम कनिष्क था, कुषाण वंश के साथ, मतलब ये ठीक है प्रतापी राजा थे, कुषाण वंश के बहुत प्रतापी राजा थे। इन्होंने ही शक संवत प्रारंभ किया था 78 ईस्वी में, ठीक है याद, ईसा पूर्व ईस्वी है, ओके याद रखिएगा 78 ईस्वी। ओके दोस्तों ये सारी चीज़ें जानकारी थी। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी इसी समय देखिए महायान और हीनयान, ठीक है ना, दो जो संप्रदाय था, बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। हीनयान, ठीक, निम्न मार्ग, हीनयान को मतलब निम्न मार्ग होता है, और महायान मतलब उच्च मार्ग, ठीक, महायान, ठीक। दो संप्रदाय में डिवाइड हो गया था बौद्ध धर्म, ठीक है। इनकी मान्यताएं देखिए हम आपको डिटेल में तो नहीं बता सकते, लेकिन शॉर्टकट में बता देते हैं। देखो हीनयान था दोस्तों, हीनयान ये मानते थे बुद्ध को, जो गौतम बुद्ध थे इनको एक महापुरुष मानते थे, लेकिन जो महायान थे वो महापुरुष नहीं मानते थे, ठीक है ना। महायान उनको भगवान के रूप में पूजते थे, ठीक, यानी उनको देवता का प्रतिरूप समझा जाता था। महायान में दोस्तों मतलब भगवान, ये गौतम बुद्ध को देवता का प्रतिरूप समझा जाता था, ठीक। और एक चीज़ और आपको बता दूं जो पूछा जाता है, जो हीनयान दोस्तों था ये महात्मा बुद्ध के द्वारा स्थापित मूल धर्म था। जो महायान था दोस्तों, ठीक है, ये हीनयान का ही परिवर्तित रूप था, यानी मतलब जो है ये एक तरह का महायान एक तरह का धर्म था, और ये एक तरह का सिद्धांत था। जो हीनयान एक तरह का सिद्धांत था, महायान एक तरह का धर्म था। ये बोधिसत्व को मानते थे, ठीक है ना। वो लोग जो है महायान जो धर्म था वो बोधिसत्व को मानते थे, ठीक है ना। वो एक तरह का धर्म बन चुका था दोस्तों, ठीक है। महायान बोधिसत्व में विश्वास रखते, ये बात आप याद रखिएगा, ओके। और एक चीज़ और आपको बता दें, ये जो है मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। हीनयान जो थे ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन महायान लोग जो है वो भगवान जो गौतम बुद्ध की मूर्ति के रूप में पूजा करते थे, यानी मूर्ति पूजा पर विश्वास करते थे, ओके। ये सारी, अब एक चीज़ और बता दें, गौतम जो देखिए गौतम बुद्ध जो थे इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, लेकिन सर्वप्रथम जो मूर्ति बनी थी इन्हीं की बनी थी, ठीक है, गौतम बुद्ध की ही, ओके। तो ये सारी चीज़ें थी इन संबंधित। जो अब देखिए इसमें जो मैच कर रहा है वो आप देख लीजिए। तो इसमें बुद्ध की उपस्थिति संकेतों द्वारा की गई थी, ठीक। ये कारणों से, किन कारणों से भिन्न था, ठीक दोस्तों। ये पहला वाला देखिए ऑप्शन आपका ए और डी सही है शायद, ए, हाँ तीसरा सही हो जाएगा ए और डी, ठीक है। तो आप देखिए इसमें बुद्ध की उपस्थिति संकेतों द्वारा की गई थी। बोधिसत्व एकांतवास में रहते थे, नहीं ये हीनयान का है, हीनयान एकांतवास में रहते थे, ठीक है। बुद्ध की प्रतिमाएं बनवाई गई थी, नहीं प्रतिमा नहीं इसमें बनवाई गई थी, ठीक है, लेकिन प्रतिमा को पूजते जरूर थे लेकिन बनवाई नहीं गई थी, ठीक है। बोधिसत्व अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए सांसारिक परिवेश में रम गए थे, ठीक है। देखिए जो ये महायान था ये पूरे मतलब जो है विश्व को, ठीक है, पूरे विश्व को निर्वाण प्राप्त करने के लिए मतलब सोचते थे, पूरे विश्व को निर्वाण प्राप्त करने का लक्ष्य इनका था, लेकिन हीनयान में ऐसा नहीं था, ठीक, ओके। ये बोधिसत्व को मानते थे, ओके। आगे चलते हैं। मतलब ये दोस्तों जो हीनयान था वो ज़्यादा कठोर था, महायान ज़्यादा कठोर नहीं था, सरल था, ठीक। ये बात आप याद रखिएगा। ये सन्यासी जीवन पर, हीनयान लोग जो सन्यासी जीवन था उस पर बल देते थे, महायान लोग गृहस्थ जीवन पर बल देते थे, ठीक है ना, ओके। हीनयान की अपेक्षा महायान अधिक आशावादी था, ओके। आगे चलते हैं। ये सारे तथ्य थे, एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन है, मंडप था, ऑप्शन है आपके मंदिर का एक पवित्र स्थल, एक सभागार जहां लोग इकट्ठे हो सकें। नेक्स्ट है स्तूप के चारों ओर निर्मित एक पथ। आगे वह स्थल, ठीक, वह स्थल जहां देवी देवताओं की मूर्ति रखी होती थी, ठीक है। तो देखिए ये तो गलत है, ठीक है, ये मंदिर होता था, तो आपका ये मंडप होता था दोस्तों, एक सभागार जहां लोग इकट्ठे हो सके, ये आपका सेकंड सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को दिए गए समर्थन ने लोगों और शासन करने वाले परिवारों पर सकारात्मक असर डाला, ठीक है। कथन और कारण वाले क्वेश्चन हैं ये बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी की बुक पढ़िए और डिटेल में पढ़िए, ठीक है, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। लोगों ने मुगलों को वैकल्पिक शासन के तौर पर देखा जो ब्रिटिश राज्य को चुनौती देने में सहायता कर सकते थे, ठीक है।
तो आपका ऑप्शन फर्स्ट ही सही हो जाएगा दोस्तों, दोनों सही हैं, सही व्याख्या भी करता है, RA की सही व्याख्या भी करता है। देखिए बहादुर शाह जफ़र के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ठीक। बहादुर शाह जफ़र जो मुग़ल साम्राज्य था, ठीक, उसके ये जो है सब लास्ट वाले यानी अंतिम राजा थे, ठीक है। मुग़ल साम्राज्य के अंतिम बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र, इनको द्वितीय बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है, ठीक है। ओके दोस्तों, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो दिल्ली का नेतृत्व इन्होंने ही किया था, ठीक है ना। दिल्ली के मतलब जा कर के ये कूच कर लिए थे वहाँ और जो है उसका नेतृत्व किए थे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यही क्वेश्चन है कि बहादुर शाह जफ़र विद्रोह द्वारा दिए गए समर्थन लोगों और शासन करने वाले परिवार पर सकारात्मक असर डाला, ये बात सही है। लोगों ने मुगलों को वैकल्पिक शासन के तौर पर देखा जो ब्रिटिश राज को चुनौती देने में सहायता कर सकते थे, वैकल्पिक शासन के तौर पर देखा, ठीक है, उस समय की बात है। तो ये सही व्याख्या करता है। आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों, अलवार संत निम्न में से किसके उपासक थे? विष्णु, शिव, शंकर, ठीक है, शिव, शंकर, कृष्ण, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दें जो अलवार संत थे, ठीक है, ये विष्णु के उपासक थे, विष्णु भगवान के। देखिए जो वैष्णव धर्म था, वैष्णव धर्म के बारे में आपको पता होगा, तो वैष्णव धर्म को जो मानने वाले संत थे, ठीक है ना, वो आपके अलवार थे, इनकी संख्या 12 थी, ठीक है। और जो शैव धर्म को मानते थे संत, ठीक है, जो शैव धर्म को मानते थे उनको नायनार कहा जाता था, ठीक है ना। क्या कहा जाता था दोस्तों? नायनार कहा जाता था, नायनार। इनकी संख्या दोस्तों 63 थी। कितनी थी? 63। देखिए नायनार आप ऐसे याद रख सकते हो कि ना मतलब जो है भगवान शिव की मतलब नयन आँख होती है ना तीसरी, तो उन्हीं से मतलब आँख से नायनार से नयन से आप जो है मतलब ये नायनार याद रख सकते हो, ठीक है। अगर भूल जाए तो नायनार मतलब ये भगवान शिव और अलवार मतलब ये 12, ठीक है, 12 संत अलवार थे। ये मतलब ये जो वैष्णव धर्म था ना, वैष्णव धर्म मतलब विष्णु के जो उपासक होते थे, और नायनार जो शैव धर्म था वो भगवान शिव के उपासक, ठीक है। तो आप इनको याद रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की? ठीक, आपके सामने ऑप्शन है हरिदास, ज्योतिदास, घासीदास और सूरदास, ठीक है। तो देखिए सूरदास नहीं आपको पता है, हरिदास भी नहीं, ज्योतिदास, ये आपके घासीदास हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको बता दें ये सतनामी आंदोलन क्या है, ठीक है। देखिए सतनामी जो आंदोलन था दोस्तों, जो सतनाम संप्रदाय की स्थापना दोस्तों बीरभान ने की थी। क्या नाम था उनका? बीरभान ने, ठीक। ये 1657 में। और दोस्तों एक बार क्या हुआ था, ये मतलब जो है किसी को ये झुककर प्रणाम नहीं करते थे। तो उस समय मुग़ल शासन था, आपको पता ही है, ठीक है। तो मुग़ल शासन के कोई एक दूत थे, तो इन्होंने उसको झुक कर के सलाम नहीं किया, और तो उसने मतलब इनको अपना अपमान समझा उसने। जब अपमान समझा तो इन दोनों में हो गई लड़ाई, विद्रोह, लाठियों से मतलब एक दूसरे को मारे। तो ये बात औरंगज़ेब तक पहुँच गई। तो औरंगज़ेब के समय जब ये पहुँच गई तो ये विद्रोह हुआ था उस समय एक, ठीक है ना। ये विद्रोह हुआ था 1672 में दोस्तों, 1672 में, ठीक है। सतनामियों का एक सतनामी विद्रोह के नाम से जाना जाता है। सतनामी विद्रोह हुआ था दोस्तों औरंगज़ेब के समय, ठीक। तो इनमें एक धार्मिक शक्ति होती थी, इन्होंने मतलब उनको पराजित कर दिया, ठीक है, औरंगज़ेब के सैनिकों को। तो इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, धीरे धीरे ये विलुप्त हो गए। इसके बाद फिर दोस्तों ये घासीदास, ठीक है, इस संप्रदाय को, ठीक है, सतनामी आंदोलन की जो मतलब जो है शुरुआत की थी बाद में फिर घासीदास ने की थी। मतलब देखिए जो सतनामी आंदोलन का मतलब ये था कि जो उस समय की कुरीतियाँ थीं, यानी जैसे जातिवाद था और जो समय मतलब बहुत सारी कुरीतियाँ व्याप्त थी, उसको उन्होंने, ठीक है, समाज से मिटाया था, उसके खिलाफ लड़े थे, ठीक। तो मतलब क्या समझ में आया, एक विद्रोह, सतनामी विद्रोह हुआ था, वो औरंगज़ेब के समय हुआ था। इसके बाद जो है इसी धर्म, इसी संप्रदाय को, सतनामी संप्रदाय को आगे किसने बढ़ाया था? घासीदास ने बढ़ाया था, ठीक है ना। लेकिन जो इस संप्रदाय के संस्थापक थे वो बीरभान थे, आप इसको याद रखिएगा। ये 1657 में, ओके। घासीदास ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था, इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा गांधी विभिन्न जन आंदोलनों में लोगों को एकजुट करने में सफल रहे? आपके सामने ऑप्शन है अहिंसा, सत्याग्रह का मार्ग अपना करके, भारत की स्वतंत्रता का आह्वान करके, अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध प्रार्थना एवं अनशन करके, लोगों की आवश्यकता समझकर क्षेत्रीय मुद्दों को उठा करके,
ठीक। तो दोस्तों आपको पता है गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सत्याग्रह अहिंसा की बात करते हैं वो, ठीक है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता का आह्वान करके ये गलत है। अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध प्रार्थना और अनशन करके ये भी गलत है। लोगों की आवश्यकता समझकर क्षेत्रीय मुद्दों को उठा करके, ठीक है, उन्होंने क्षेत्रीय मुद्दे उठाए, जैसे बिहार का उठाया था उन्होंने, जो नील आंदोलन था, ठीक है, उसको उन्होंने मतलब जो बहाल करवाया था, ठीक है, सारी चीज़ें हैं। अब आपको बता दें गांधी जी ने 3 आंदोलन चलाए थे जो प्रमुख हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। तो इनके पहला जो आंदोलन था, ठीक, असहयोग आंदोलन था। असहयोग आंदोलन दोस्तों आपको पता ही है, ये चला था 1920 में, ठीक है, स्टार्ट किया था गांधी जी ने। फिर बाद में चोरी चौरा का जो कांड हो जाता है ना, आपको 1922 में कुछ चोरी चौरा के कांड होते, एक घटना हो जाती है, ठीक है, जिसमें मतलब जो है जो लोग होते हैं, ये इस आंदोलन के जो लोग होते हैं, तो उन्होंने चोरी चौरा में मतलब 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया था, ठीक है। एक मतलब जो है चौकी थी तो उसको उन्होंने जला दिया, तो 22 पुलिसकर्मी जल करके मर गए थे, जिसके कारण महात्मा गांधी ने इसको वापस ले लिया था 5 फरवरी को, ठीक है। 5 फरवरी को दोस्तों इन्होंने उसको वापस ले लिया था, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों जो इनका था सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये 1900, ठीक है, 30, ठीक है, 1930। सविनय अवज्ञा दोस्तों 1930 में चला था, जब आपको पता होगा इन्होंने एक डांडी मार्च चलाया था 1930 में ही, इन्होंने डांडी मार्च चलाया था, आपको पता है ना, ठीक है। 12 मार्च को इन्होंने डांडी मार्च स्टार्ट किया था, और इसके बाद 6 अप्रैल को, ठीक है, डांडी मार्च मतलब होने के बाद दोस्तों ये साबरमती के आश्रम तक गए थे, आपको पता होगा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने 12 मार्च को डांडी मार्च स्टार्ट किया था। इसके बाद 6 अप्रैल को, ठीक, 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है, इन्होंने डांडी मार्च में पहुंच करके नमक कानून तोड़ा था, और वहीं पर इन्होंने, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। 6 अप्रैल को इन्होंने डांडी पर पहुंच करके, डांडी आपको पता है साबरमती जो आश्रम है वहाँ है, ठीक है, गुजरात में, वहाँ पहुंच करके फिर इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया था, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आपको एक और जो फेमस आंदोलन है इनका 1942 में, आपको पता होगा 8 अगस्त 1942 में दोस्तों इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। ओके, ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, जल का सकरा भाग जो 2 बड़ी जल राशियों जैसे समुद्रों और महासागरों को जोड़ता है वह क्या कहलाता है? ठीक है, समुद्रों और महासागरों को जोड़ने की बात हो रही है दोस्तों। जल संधि, स्थल संधि, ठीक है, और नहर और खाड़ी, ठीक है। तो आपको पता है कि जब 2 जल राशियाँ आपस में जुड़ती हैं जहाँ पर, उसे जल संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रेट, यानी जल संधि कहा जाता है। और देखिए, जो विश्व की सबसे लंबी जल संधि है वो मलक्का की जल संधि, क्या नाम है उसका? मलक्का की जल संधि दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है आपको बताते हैं। जो मलय द्वीप है दोस्तों, ये मलेशिया के एक मलय द्वीप है, मलय एक प्रायद्वीप है दोस्तों, मलय। और जो ये सुमात्रा है दोस्तों, इंडोनेशिया का एक द्वीप है ना सुमात्रा, ठीक है, तो वहाँ ये स्थित है। सुमात्रा द्वीप है दोस्तों जो आपका इंडोनेशिया में, सुमात्रा, ठीक है दोस्तों। ये मलय द्वीप मलेशिया के मलय द्वीप और सुमात्रा के बीच में स्थित है, ठीक है। जो आपकी मलक्का जल संधि सबसे लंबी जल संधि है विश्व की, तो ये इसके बीच स्थित है। और दोस्तों आपको बता दें, यह हिंद और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ठीक है ना। ये हिंद जोड़ती किसको है? हिंद और प्रशांत, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, क्या नाम है उसका? प्रशांत महासागर है ना, आपको पता ही होगा। तो प्रशांत और हिंद महासागर को जोड़ती है मलक्का जल संधि, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और जो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि, उसका नाम क्या दोस्तों? डेविस जल संधि। क्या नाम है उसका? डेविस, याद रखिएगा। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस है दोस्तों, इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक। और आपको बता दें कहाँ कहाँ स्थित है ये, इसकी सिचुएशन बता देते हैं दोस्तों। ये ग्रीनलैंड है ना, ग्रीनलैंड, ठीक है, ओके। ये डेनमार्क के पास है। जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, ये ग्रीनलैंड ही है। क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड ही दोस्तों। तो ग्रीनलैंड
को बेफिन, ठीक है ना, बेफिन द्वीप दोस्तों आपको बता दें ये कनाडा में है, ठीक है ना। तो बेफिन द्वीप, ठीक है, बेफिन, बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड द्वीप को ये अलग करती है और जोड़ती किसको किसको है दोस्तों, ये अटलांटिक महासागर के लेब्राडोर सागर, ठीक है ना, अटलांटिक महासागर में एक लेब्राडोर है, लेब्राडोर, ठीक है, लेब्राडोर सागर को, ठीक है, बैफिन की खाड़ी से जोड़ती है ये आर्कटिक महासागर की खाड़ी है, जो बैफिन की खाड़ी है दोस्तों, ये आर्कटिक महासागर की खाड़ी है। तो ये लेब्राडोर और बैफिन, ठीक है ना, बैफिन की खाड़ी से को जोड़ती है, लेब्राडोर बैफिन की खाड़ी को याद रखिएगा। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, मतलब ये पूछा जाएगा कि आप जो है अटलांटिक महासागर को ये किससे जोड़ती है, तो आर्कटिक महासागर से, ठीक है, अटलांटिक महासागर को डेविस जल संधि आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, याद रखिएगा, ये तथ्य पूछा जाता है। और एक देखिए यहाँ पर नीचे दिया है खाड़ी, खाड़ी के बारे में आपको कुछ बता देते हैं तथ्य, खाड़ी क्या होती है। देखिए जल संधि तो पता है, दो जल राशि, जैसे दो जल राशि है तो इनके बीच का जो भाग होता है उसको जल संधि जोड़ती है, दो जल राशियों को जोड़ती है, जल संधि हो गई। लेकिन जो खाड़ी होती है दोस्तों, खाड़ी में क्या होता है, खाड़ी दोस्तों जो समुद्र होता है, समुद्र का जो एक किनारा हो वो स्थल से लगा हो, ठीक है, उसके मध्य जो एक सकरा भाग होता है वो खाड़ी होती है। जैसे आपको बता दें, जैसे भारत है, ये आपका यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है ना, अब बंगाल की खाड़ी देखिए, जो मतलब ये खाड़ी हमेशा याद रखिएगा कि ये समुंदर के एक किनारे से, ठीक है, समुंदर का पानी का मतलब किनारा हो, समुद्र हो या मतलब जो है सागर हो, ठीक है, महासागर हो, तो उसके एक किनारे में ज़रूर कोई स्थल लगता हो, ठीक है, यानी जैसे जल, जहाँ पर ये देखिए जल है तो एक किनारे पर स्थल लगता हो तो वो होता है आपका खाड़ी। खाड़ी क्या होती है कि ये मतलब जल से घिरा हुआ एक भाग होता है जिसके एक किनारे से स्थल लगा होता है, ठीक है, स्थल जरूर स्थल को ही टच करता हो, ठीक है, सकरा भाग होता है। तो अब देखिए विश्व की सबसे लंबी खाड़ी कौन सी है, मैक्सिको की खाड़ी है, आपको पता है, और जो सबसे बड़ी खाड़ी है ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, बिगेस्ट, ठीक है, खाड़ी जो होती है दोस्तों बिगेस्ट, ठीक है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी है, और जो लार्जेस्ट है आप मैक्सिको की खाड़ी है, ठीक, ये तथ्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, खाड़ी मतलब बे, ठीक है, बे ऑफ बंगाल बोला जाता है, बंगाल की खाड़ी, तो जो बे होती है दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी है बंगाल की खाड़ी, और जो सबसे लंबी लार्जेस्ट है आपकी मैक्सिको की खाड़ी। ओके, क्वेश्चन है, ए और बी को पढ़िए और आधार पर सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन कथन ए है, भारत में 82 डिग्री 30 पश्चिम देशांतर को भारत का यामोत्तर माना जाता है, ठीक है, और 82.5 पूर्व देशांतर को स्थानीय समय पूरे देश का मानक समय माना जाता है, ठीक है। दोस्तों आपको बता दें, पहला देखिए पहले ही गलत हो गया कि जो आपका भारत का मानक समय होता है वो पूरब होता है, 82.5, ठीक है ना, 82.5 दोस्तों आपका पूरब साइड होता है, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है, पूरब साइड होता है। ये तो आपका देखिए पूरब की बात हो रही, पूरब देशांतर, तो ये आपका सही हो जाएगा। देशांतर के बारे में हम कल आपसे चर्चा किए थे, जो पृथ्वी होती है, ठीक है, जो वर्टिकल रेखाएं पृथ्वी पर होती, काल्पनिक रेखाएं, ये वर्टिकली, तो ये देशांतर रेखाएं होती हैं, और जीरो देशांतर आपकी जीएमटी, ठीक है दोस्तों, जीएमटी जो ग्रीन मीन बीच टाइम है दोस्तों, ये आपका लंदन से गुजरता है, कहाँ से गुजरता है, लंदन से, याद रखिएगा, ये भी तथ्य एग्जाम में पूछा जाता है। और भारत का जो समय है दोस्तों, लंदन के समय से, ठीक है, अगर लंदन में 12 बजता है यानी ग्रीन बीच मीन टाइम में, तो भारत में बजेगा 5:30, यानी 5.5 घंटा भारत का टाइम वहाँ से अधिक है, ठीक है, 5:30 बजेगा, याद रखिएगा ये बात, भारत का टाइम जो है 5.5 घंटा, ठीक है, आगे है, ठीक है, आगे है, ठीक है, ग्रीन बीच मीन टाइम से। ओके, याद रखिएगा लंदन में है ये, और 0 डिग्री को ही ग्रीन बीच मीन टाइम कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। और जो भारत का मानक समय है, एक ही मानक समय है, जो सर्वाधिक मानक समय है आपके रूस में है, 12 मानक समय है वहाँ, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि रूस मतलब क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है तो हर जगह का समय अलग अलग होता है वहाँ, ठीक है। लेकिन भारत में भी जो मतलब पूरब साइड से अगर आप पश्चिम में जाओगे तो 2 घंटे समय का अंतर आता है, यानी मतलब अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर आता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी। और देखिए जो रेखा होती है मानक रेखा आपकी यही, ठीक है, 82.5 डिग्री जो
पूर्व मानक रेखा दोस्तों आपके 5 राज्यों से गुजरती है, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, याद रखिएगा। ये भारत के उत्तर प्रदेश से, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का जो नैनी होता है, ठीक है, इलाहाबाद में नैनी है ना, नैनी के बीच से गुजरती है। ये एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपको ट्रिक याद रखनी है, उमा, ठीक है ना, उमा एसी चलाते ही उड़ गई, उमा एसी चलाते ही उड़ गई, उड़ गई, उमा एसी चलाते ही उड़ गई, ये आपको ट्रिक याद रखना है। तो आपको इनके जो मतलब राज्य हैं आप याद हो जाएंगे। उसे उत्तर प्रदेश, माँ से मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश से गुजरती है रेखा, ये जो मानक समय रेखा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। उमा एसी, ए से क्या हो गया, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ए से आंध्र प्रदेश, अस्सी से छत्तीसगढ़, और उड़ गई, उसे उड़ से हो गया उड़ीसा, ठीक है। तो ये मतलब राज्य हैं जहाँ से ये गुजरती है। ये सारे तथ्य आप याद रखिएगा। ओके, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ए गलत है और बी सही है, ठीक है, यानी ये वाला गलत है आपका, ये सही है। तो आपका बी ऑप्शन यानी सेकंड वाला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में ए बी सी पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, कर्क रेखा, ठीक है, देश के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार, ठीक है, 68 डिग्री 7 पूरब और 97 डिग्री 25 पूरब अक्षांशों के बीच है, ठीक है। अब देखते हैं आंसर क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि जो भारत की स्थिति है, ठीक है, भारत उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है, ये बिल्कुल सच है। देखिए, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक, तो ये आपके बीच से इक्वेटर गई है ना भूमध्य रेखा 0 डिग्री से, ठीक, तो इधर भारत जो है यहाँ स्थित है, ठीक है, ये इक्वेटर के ऊपर, ये उत्तरी गोलार्ध है ना, ये उत्तर है दोस्तों, और ये दक्षिण है, ठीक। और देखिए 23.5 में जो आपकी मकर रेखा है, ठीक है, मकर, और 23.5 ऊपर उत्तर की तरफ आपका की कर्क रेखा है। क्या है, कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पर, याद रखिएगा 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है, और 23.5 नीचे दक्षिण की तरफ मकर रेखा है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ऊपर जो है भारत जो है ये यहाँ पर है, ये कर्क रेखा बीचों बीच से जाती है, ठीक है, भारत से कर्क रेखा बीचों बीच से जाती है, आप याद रखिएगा, ठीक। तो आपका उत्तरी गोलार्ध में ये बिल्कुल सच है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ये भी सही है। लेकिन ये जो विस्तार लिखा हुआ दोस्तों, अक्षांशों का विस्तार नहीं, देशांतरों का विस्तार है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, सेकंड वाला। आपको बता दें, जैसे भारत है कि ये भारत है, भारत का मैप बनाते हैं, समझ लो ये भारत है, ये भारत है। अब देखिए, मैं नहीं बना रहा सही से, कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसके बारे में तथ्य जो प्रमुख हैं, ठीक। तो दोस्तों आपको बता दें कि जैसे ये भारत है, तो इसके बीचों बीच से कौन सी रेखा जाती है, आपकी मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री उत्तर पर है, ठीक, ये बात सच है। लेकिन जो देखिए हमने बताया था वर्टिकली जो जाती हैं, ये वर्टिकली जो रेखाएं होती, ये वाली रेखाएं, ठीक, ये आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं। कौन सी रेखाएं होती है, देशांतर रेखा। पृथ्वी है, पृथ्वी की वर्टिकली जो रेखाएं होती हैं, ये पृथ्वी है, वर्टिकली रेखाएं जो होती हैं, इस तरह रेखाएं बनी होती, देशांतर रेखाएं होती हैं। तो देशांतर रेखाओं का जो विस्तार है दोस्तों, भारत कहाँ से कहाँ है देशांतर रेखाओं का विस्तार में, तो ये 68, ठीक है ना, 68.7 से लेकर के ये 97, ठीक है ना, 25 तक है पूरा भारत का जो देशांतर रेखाओं का, जहाँ से पड़ती हैं दोस्तों, ये 68 से लेकर 7 तक पूरे भारत में देशांतर रेखा, इतना ही विस्तार है देशांतर रेखाओं की। लेकिन जब आप अक्षांशों की बात करोगे, ये अक्षांश रेखाओं की बात, अक्षांश आपको पता है जो हॉरिजॉन्टल रेखाएं होती, जो पड़ी रेखाएं होती, समांतर होती हैं बीच की दूरी, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी समांतर नहीं होती है, ठीक है ना। लेकिन वो देशांतर रेखा जो लंबाई उनकी बराबर होती है, लेकिन बीच की दूरी समांतर नहीं होती है। तो दोस्तों ये जो बीच की मतलब जो है ये अक्षांश रेखाएं हैं, तो इनका विस्तार दोस्तों, ये देखिए अक्षांश पूछा गया ना, इनका विस्तार जो भारत में होता है मुख्य भूमि से, ये 6 डिग्री से लेकर के, ठीक है ना, 37 डिग्री 6 तक होता है। 6 डिग्री 4 से लेकर के 37 डिग्री 6 तक, यानी मतलब जो भारत है ऊपर, यानी जो इक्वेटर के ऊपर 6 डिग्री होगा, ठीक। जैसे ये
ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी इक्वेटर, इसके ऊपर 6 डिग्री यहाँ कहीं होगा, तो भारत यही 6 डिग्री से ऊपर से प्रारंभ होता है और 37 डिग्री देशांतर तक जाता है। यानी कर्क रेखा 23 पर पड़ती है ना, तो कर्क रेखा बीच में होगी। देखिए 37 तक जाता है तो कर्क रेखा 23 पर पड़ती है, तो बीच में कर्क रेखा जाएगी। और कर्क रेखा मतलब जो है भारत के 8 राज्यों को काटती है। ठीक है, भारत के बीचों बीच से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब ट्रिक के माध्यम से बताते हैं उसका, आप हमेशा याद रखिएगा, ट्रिक बहुत बढ़िया है। ठीक है, गमछा झार मित्र पर। ठीक है, क्या है ट्रिक? गमछा झार, ये एक मिनट, गमछा झार मित्र पर। ठीक है, गमछा झार मित्र पर। अब देखिए इसको आप याद रखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं ये ट्रिक। गमछा झार मित्र पर, देखिए ग से क्या हो जाएगा? गुजरात, अम्मा से मध्य प्रदेश, अच्छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, और देखिए 1 2 3 4 मित्र पर, तो मित्र हो गए मित्र, मी से हो गए मिजोरम, अत्रा से हो गए त्रिपुरा, अप्पा से क्या हो गया? ठीक है, पा से पश्चिम बंगाल, अरा से राजस्थान। ठीक, ये याद रखिएगा, पा से पश्चिम बंगाल, अरा से राजस्थान। यानी गमछा झार मित्र पर, ये आपको याद रखना है ग। ठीक है, गमछा झार मित्र पर। ठीक, तो ये आपको याद हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित सूचना के आधार पर आपको ग्लोब पर किसी स्थान की सही स्थिति निरूपित करनी है। यह 20 ठीक है डिग्री अक्षांश पर स्थित है। इस सूचना के आधार पर क्या है आप? ठीक है, इस सूचना के आधार पर आप, ठीक है, ऑप्शन है आपके, आराम से ग्लोब इस स्थान की सही स्थिति निरूपित कर सकता है। पूर्वी पश्चिम अक्षांश के संकेत के साथ साथ इस जगह की देशांतर की भी आवश्यकता होगी, और दक्षिण और उत्तरी अक्षांश के संकेत की आवश्यकता होगी। उत्तरी दक्षिणी अक्षांश के संकेत के साथ साथ जगह के देशांतर की भी आवश्यकता हो। तो यही ऑप्शन आपका सही है। देखिए, जब भी आप दूरी की बात करते हो तो अक्षांश, उत्तरी दक्षिणी अक्षांश के साथ साथ देशांतर की भी आवश्यकता होगी, तभी आप बता सकते हो सही स्थिति, तभी आप बता सकते हो। ठीक है, देखिए देशांतर से हमारा समय पता चलता है। आपको पता है देशांतर हमारी समय जो देशांतर रेखाएं होती हैं वर्टिकली होती हैं, उससे समय पता चलता है। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उससे दूरी पता चलती है, यानी मतलब जो है कौन सा स्थान कितनी दूर पर कहाँ पर स्थित है, उस अक्षांश रेखा बताती हैं। ठीक है, तो इसमें कहा आपको गोलों पर किसी स्थान की बात कही, सही स्थिति निरूपित करना। तो देखिए उत्तरी दक्षिण अक्षांश के साथ साथ देशांतर की भी आवश्यकता पड़ेगी, उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, ये आपका देखिए ये वाला। ओके, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए हम आपको देशांतर अक्षांश बता ही दिए हैं, इसे आप याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, एक तथ्य आपको बता देते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है देशांतर और अक्षांश संबंधित। देखिए जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, अक्षांश ये रेखाएं होती हैं, आपको पता है ये समांतर होती हैं, यानी इनके बीच की दूरी समान होती है। ठीक है, जो बीच की रेखा होती है आपको पता है ये भूमध्य रेखा, यानी इसे इक्वेटर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और टोटल इनकी जो संख्या होती है दोस्तों ये 179 होती है, याद रखिएगा। टोटल 179 होती है, यानी 90 इधर होती हैं, 90 वैसे तो 180 हुई, लेकिन एक को छोड़ करके, ठीक है ना, एक उसको नहीं जोड़ा जाएगा, इधर एक एक जुड़ेगा, तो उस हिसाब से देखेंगे तो 179 हो जाएगा। ठीक है, और जो इनके बीच की दूरी होती है अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111, ठीक है, 111 किलोमीटर होती है, 111 याद रखिएगा। अब देशांतर रेखाओं की बात करते हैं। देशांतर रेखाएं जो दोस्तों ये ऊपर इस तरह देशांतर रेखाएं पृथ्वी में ऐसे ऐसे होती हैं दोस्तों। देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 111.32 होती है। अब जो बीच का गैप होता है, बनता नहीं ऐसे ऐसे गैप, भी इसे गोरे कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या कहा जाता है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे के नाम से जानी जाती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, जो बीच की दूरी दोस्तों होती है देशांतर रेखाओं की, इनको गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरे।
और देशांतर रेखाओं में देखो जो संख्या होती 360 होती, पूरे देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। आपको पता पृथ्वी जो है 24 घंटे में, ठीक है, पूरे घूम जाती है, चक्कर लगा लेती है, आपको ये पता है ये बात। तो 24 का जब आप इसमें वो करोगे, ठीक है, डिवाइड करोगे तो आपकी एक देशांतर का जो समय निकलेगा, ठीक, एक देशांतर का जो समय निकलेगा दोस्तों, एक देशांतर बराबर 4 मिनट निकलेगा। क्या निकलेगा? 4। ओके, इस बात को आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। रेगिस्तान कथन, रेगिस्तान में रातें गर्म होती हैं। बी है, रेत और चट्टानें गर्मी उत्सर्जित करती है, तापमान बढ़ाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें, रेगिस्तान में जो रातें होती हैं वो गर्म नहीं होती हैं। ठीक है, रेगिस्तान में जो बारिश होती है आपको पता है 25 सेंटीमीटर के 25% के आसपास होती है। ठीक है, ये तथ्य आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, रेगिस्तान में 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, याद रखिए, ये तथ्य है आपका। ठीक, बारिश बहुत कम होती है। रेगिस्तान में जो रातें होती हैं दोस्तों, ये गर्म नहीं होती, ये आपका सही है। रेगिस्तान जितना जल्दी गर्म होते हैं उतना जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं। दिन में इनका जो तापमान होता है दोस्तों बहुत बढ़ जाता है, लगभग 38, 40, 50 तक चला जाता है। लेकिन जो रात में दोस्तों ये माइनस तक तापमान इनका चला जाता है। ठीक है ना, रेत जितना जल्दी गर्म होते उतना जल्दी ये, ठीक है, ठंडे भी हो जाते हैं। तो बी का ऑप्शन क्या है? रेत और चट्टानें गर्मी उत्सर्जित करती हैं और तापमान को बढ़ाती हैं, ये बात बिल्कुल सच है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए, ये मतलब 4 वाला। ठीक, ये दोस्तों आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा, 4 वाला। ठीक, ये ओके, आगे चलते हैं। हाँ, एक तथ्य आप और जान लीजिए, जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो आपका सहारा रेगिस्तान है। इसके बारे में आपको पता ही होगा, सहारा अफ्रीका में है। ठीक है, ये दोस्तों जैसे अल्जीरिया हो गए, चाड, लीबिया, माली, ठीक है, नाइजर, सूडान आदि, मतलब मिस्र, मोरक्को, इन जगहों पर फैला हुआ है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान ये है आपका सहारा। अब भारत में आपको बताएं अगर, तो भारत का सबसे बड़ा है आपका थार। ठीक है, थार रेगिस्तान ये आपका राजस्थान में है। और जो भारत का ठंडा रेगिस्तान जो एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है तो आपका लद्दाख है, लेह लद्दाख। ठीक है, लद्दाख, ये है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। और एक गोभी मरुस्थल है, ये ठंडा मरुस्थल है, इसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मंगोलिया चीन में है। ठीक है, काराकोरम मरुस्थल है, तुर्कमेनिस्तान में है। ये सारे मरुस्थल है, आप यार एक बार मरुस्थल को फिर लीजिएगा, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, हिमालयी क्षेत्र, देखिए निम्नलिखित युगों पर विचार करें। हिमालयी क्षेत्र, जंगली बकरियाँ और हिम तेंदुआ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, महोगनी और शीशम के पेड़, और गिर एशियाई शेर। ठीक है ना, गिरबन आपको जानते ही होंगे, गुजरात में है गिरबन आपके। तो ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा ABC, यानी 4 वाला सही हो जाएगा ये। ठीक है, ये सही हो जाएगा, यानी A और B ये सभी सही हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, ये एग्जाम में पूछा जाता का अतः आप इनको थोड़ा नोट कर लीजिएगा। जो हिमालयी क्षेत्र होता है वहाँ जंगली बकरियाँ और हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों महोगनी और शीशम के पेड़ पाए जाते हैं। और गिरबन दोस्तों आपका गुजरात में है, ये आपका एशियाई खेत शेर के लिए फेमस है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प का चुनाव करें। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प का चुनाव करें। कथन है, पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी प्राणी अनिवार्य हैं। जैव मंडल में, ठीक, सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और एक दूसरे पर आश्रित रहती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये दोनों सही बातें हैं। ठीक, ये पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। A और R दोनों सही हैं, और R जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। देखिए, जो पारितंत्र होता है ये इकोसिस्टम इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो पारितंत्र का मतलब क्या होता है? जीव जंतु होते हैं, ठीक है ना, आपस में जो अंतःक्रिया करते हैं, हमेशा जीव जंतु आपस में अंतःक्रिया करते हैं। जैवमंडल आपको पता ही है, जैवमंडल के 3 भाग होते हैं, आपको पता होगा, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। ठीक है ना, तो ये है, ये हो गया। ठीक है, तो ये परस्पर आपस में अंतःक्रिया करते रहते हैं। ठीक, परितंत्र का मतलब यही होता है, और ये सभी प्राणी जरूरी हैं। ठीक है, इसके संतुलन को बनाए रखने के, पारितंत्र जो होता है इकोसिस्टम अपना होता है, इसको बनाए रखने के लिए, ठीक है ना,
ये सभी प्राणी का होना जरूरी है, ठीक है। और एक चीज़ और बता दें, अब देखिए कोई प्राणी कम हो जाता है तो इकोसिस्टम बिगड़ जाता है ना, ठीक है। पारितंत्र जो शब्द गठित किया था, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। पारितंत्र शब्द सर्वप्रथम दिए थे, उनका नाम टेंसले था। क्या नाम था? टेंसले। लेकिन परिस्थिति का तंत्र जो था दोस्तों, परिस्थितिकी तंत्र एक ये पूछा जाता है तो हेकल 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 महोदय ने उसका मतलब शब्द दिया था। तो अब ये तथ्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है, ठीक, कथन वाली क्वेश्चन ये भी है। सूर्य से आने वाली वहाँ ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन कहलाती। क्या कहलाती? आतपन, ठीक है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, ठीक। ये दोनों तत्व दोस्तों सही हैं आपके। देखिए, सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहा जाता है, याद रखिएगा। और आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। श्योर सी बात है। देखिए, आपको बता दें, जो भूमध्य रेखा होती है तो सूर्य की रोशनी यहाँ पर जो है 12 महीने, ठीक है, बराबर पड़ती है, बिल्कुल सीधी पड़ती है। इसीलिए यहाँ पर दिन रात बराबर होता है, यानी 12 घंटे की दिन होती है और 12 घंटे की रात होती है। भूमध्य रेखा में दोस्तों सूर्य की रोशनी बराबर पड़ती है, तो यहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बनते हैं, यानी ताप यहाँ ज़्यादा होता है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटता है। श्योर सी बात है, जो मतलब ताप रहेगा दोस्तों, तो ये भूमध्य रेखा, ये ध्रुव हो गए, ये ध्रुव हो गए, ठीक है, 90 यहाँ 90, तो ये ध्रुव हो गए। तो ध्रुवों की तरफ इसका हमेशा घटता चला आता है, ठीक। इधर ज़्यादा रहता है और इधर घटता है। ओके, ये बात सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है, कथन वाले क्वेश्चन है ये भी। आतपन की मात्रा भूमध्य, ठीक है, क्वेश्चन था आपका, हाँ, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है। अभी बताए हम, ये बिल्कुल सच है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है, ठीक है। पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.5, ठीक है, डिग्री का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले आपतन की मात्रा को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों, ये भी सच है, ये भी सच है, दोनों सच हैं। और सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अब देखिए, आपको डिटेल में बताते हैं क्या है। देखिए, आपको कुछ तथ्य बता दें जो एग्जाम में पूछे जाते पृथ्वी से संबंधित है। देखिए, जो घूर्णन होता है, ठीक है ना, पृथ्वी जो है जो घूर्णन करती है, जैसे पृथ्वी है अपने अक्ष पर, ठीक है ना, घूमती रहती है, ठीक है। जैसे हम जो लट्टू लेते हैं ना, एक मतलब उसको अगर घुमा देते तो एक अक्ष बनता है, उसका एक अक्ष बनेगा, तो अपने अक्ष पर जब घूमती रहती है, जिसे मतलब जो है परिभ्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिभ्रमण, भ्रमण, ठीक है। जो परिभ्रमण होता है दोस्तों, अपने अक्ष पर घूमने को जो घूर्णन होता है उसको कहा जाता है। ये कितने टाइम में कर लेती है? तो आपको हम बता दें, 23 घंटे 56 मिनट, ठीक है, और 4 सेकंड में। याद रखिएगा, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में दोस्तों, ठीक। ये अपने अक्ष पर घूम जाती है, अपने अक्ष पर, जैसे लट्टू नहीं अपने अक्ष पर एक घूमता रहता है, ये बात। ओके, अब इसके बाद जो है, जो इसका परिक्रमण होता है, परिक्रमा, ठीक है ना, परिक्रमा का मतलब आप समझ जाएं, वही परिक्रमण, जो परिक्रमण होता है दोस्तों, यानी सूर्य के चारों तरफ जब घूमती है तो इसको परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमा जैसे लेना नहीं होता, परिभ्रमण एक ही जगह पर होता है, अब परिक्रमण मतलब चारों तरफ, ठीक है। तो सूर्य के चारों तरफ दोस्तों ये आपकी घूम जाती है 365 दिन, ठीक है, 365 दिन 4 घंटे और 48, ठीक है ना, 48 मिनट और 46 सेकंड में, ठीक। याद रखिएगा, ये तथ्य पूछा जाता है, ठीक। अब देखिए, जो मतलब उधर हमने बताया था ना 23 घंटे, ठीक, 56 मिनट और 4 सेकंड, तो वही जो आगे बढ़ करके दोस्तों 4 साल में एक वो पूरा हो जाता है, ठीक है। तो जब वो 4 साल में पूरा हो जाता है तो एक लीप वर्ष बन जाता है, यानी मतलब 365 5 घंटे 48 मिनट देखिए होता है। तो दोस्तों बाद में ये क्या होता है, ठीक, 6 घंटे हमेशा बढ़ता है आगे। जब 6 घंटा बढ़ेगा दोस्तों, तो ये जो है एक दिन को आगे बढ़ा देता है 4 साल में। तभी जो है जो फरवरी होती है वो आपकी, ठीक है, 28 की जगह पर 29 दिन की होती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। और आपको बता दें कि जो पृथ्वी होती है वो अपने कक्षा तल, जो उसका तल होता है, ठीक है ना, जैसे ये पृथ्वी हम एक बार फिर बनाते हैं, ये कक्षा तल है उसका, जहाँ पर वो होती, कक्षा तल पर बने जो एक लंब बनता है, एक लंब,
ये कक्षा तल पर एक लंब बनेगा। ठीक है दोस्तों, अपने अक्ष पर ये, ठीक है, 23.5 डिग्री जो है झुकी होती है। जो एक लंब बनता है उस पर देखिए, जैसे सीधा एक लंब बनेगा तो पृथ्वी है तो यहाँ पर इससे जो है थोड़ी यहाँ झुकी होती है। ठीक है, कितनी झुकी होती है आपको हमने बताया ना, 23.5 डिग्री। याद रखिएगा, 23.5 डिग्री जो है अपने अक्ष पर पृथ्वी झुकी होती है। ठीक, और इसके अलावा दोस्तों जो इसमें एक तथ्य पूछा गया है जी, कोण बनाती है दोस्तों। ठीक है, यानी दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से, जो पृथ्वी का अक्ष होता है, ठीक है, ये समझ लो पृथ्वी का अक्ष है, जो कक्षा तल होता है उसका जो घूमती है जहाँ, जो उससे कोण बनाती है दोस्तों 66 डिग्री का, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो यही बात यहाँ पर कह रहा है, पृथ्वी अक्ष सूर्य के चारों परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनता है, जो विभिन्न अक्षों पर प्राप्त होने वाले आपतन की मात्रा को प्रभाव। हाँ, इसी के वजह से दोस्तों ये जो मतलब जो है ये आपके देखिए, सूर्य कहीं पर सीधा चमकता है, कहीं पर जो है तिरछी किरणें जाती हैं, इसी की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, तो आपका ये सही हो जाएगा पहला ही। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है, मानव बस्तियों के लिए आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए निम्नलिखित कौन सी परिस्थितियां उपयुक्त हैं? अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, अनुपजाऊ मिट्टी। तो देखिए, अनुपजाऊ मिट्टी तो ये तो इसकी ज़रूरत होती नहीं। आदर्श बसाव की बात हो रही है, अच्छे बसाव की बात हो रही है, तो देखिए अनुपजाऊ भूमि होगी तो मतलब जो है फसल नहीं उपजेगी अच्छे से। ठीक है, फसल नहीं होगी। ठीक, तो आपको क्या करना है कि आपकी जो पहले वाले तीनों हैं, अनुकूल जलवायु, देखिए जलवायु अनुकूल होनी चाहिए, नहीं तो परेशान हो जाएंगे। फर्स्ट सही हो जाएगा। जल की उपलब्धता, जल भी होना चाहिए पर्याप्त मात्रा पर, और उपयुक्त भूमि होनी चाहिए। तो आपकी ये तीनों सही हो जाएंगे पहले वाले, और बाकी ये आपका डी गलत हो जाएगा। तो ए बी सी जिसमें हो वो सही हो जाएगा, ये आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। मृदा का निर्माण जैव पदार्थों, खनिजों, पृथ्वी पर पाई जाने वाली अपक्षयित चट्टानों से होता है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित नहीं करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपका ए सही हो जाएगा, यही पहला वाला सही, ए सही है और बी गलत है। देखिए, मृदा का जो निर्माण होता है जैव पदार्थों, खनिजों, पृथ्वी पर पाए जाने वाले अपक्षयित जो चट्टानें होती हैं दोस्तों, उससे होता है मृदा का निर्माण। ठीक, लेकिन स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित नहीं, बारे बिल्कुल करते हैं। देखिए, स्थल रूप ही तो मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। जैसे कि आपको बता दें, जो गुजरात की तरफ के जो भाग हैं, वहाँ काली मिट्टी, महाराष्ट्र गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पर ये उसकी कपास की खेती खूब होती है काली मिट्टी में। ठीक है, तो गुजरात में सर्वाधिक कपास होता है भारत में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सर्वाधिक कपास का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो आपका गुजरात हो जाए, काली मिट्टी के क्षेत्रों में होता है। ठीक है, हर जगह की देखिए मिट्टी अलग अलग होती है। ओके, ये चीज़ मतलब तो आपका बीज गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी फसल कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है? ठीक है, देखिए बलुई मृदा में जो उगाई जाती है फसल, आपको पता है जो राजस्थान है वहाँ सबसे ज़्यादा बाजरा होता है, ये मिलेट, ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। मिलेट मतलब बाजरा। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और कम उपजाऊ भूमि भी होती है वहाँ। ठीक है, तो ये आप उसका सही हो जाएगा। देखिए, सर्वाधिक जो बाजरा का उत्पादन दोस्तों आपका राजस्थान में ही होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और जो जूट का उत्पादन होता है आपका ये पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक, कपास का गुजरात में सर्वाधिक होता है, मक्का ये शायद आपका कुछ, ये मक्का और मिलेट ये उधर राजस्थान में ही होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के बौद्ध मुसलमान दोनों ही तिब्बत के राजकीय ग्रंथ केसर सागा के स्थानीय रूप को गाते हैं? तो ये देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लद्दाख की बात, जब तिब्बत की बात होगी ना, बौद्ध धर्म के मुसलमान दोनों ही, ठीक है, बौद्ध धर्म के और मुसलमान दोनों ही तिब्बत के राज्य की ग्रंथ केसर सागा, ठीक है, के स्थानीय रूप को गाते हैं, वो आपके लद्दाख में है दोस्तों। ये आपका पहला ऑप्शन ही सही है, लद्दाख काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भारत का ठंडा मरुस्थल है। ठीक है ना, आगे चलते हैं, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पंचायती राज से संबंधित है? ग्राम सभा, विधानसभा,
पंचायत समिति, जिला परिषद। ठीक है दोस्तों, आपको बताते हैं तथ्य प्रमुख जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, जो पंचायती राज व्यवस्था थी, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की बात आपको बता दें महात्मा गांधी भी करते हैं। जो हमारा अनुच्छेद 40 है, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व आपको पता ना भाग 4 में है। भारत के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। ठीक है, तो उसका जो अनुच्छेद 40 है उसमें पंचायती राज व्यवस्था की बात कही गई है, ग्राम पंचायतों की बात की गई है। अब देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ होता है दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 में दोस्तों होता है। भारत के प्रधानमंत्री दोस्तों, ये राजस्थान से होता है इसका शुभारंभ। राजस्थान का एक गांव था नागौर, ठीक है ना, नागौर से दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत भारत में होती है पंचायती राज व्यवस्था की, वो राजस्थान के नागौर जिले से होती है। ठीक है ना, ओके, याद रखिएगा 1959। ठीक है, और शुरुआत करने का जो प्रमुख ध्येय जाता है किसको जाता है, ठीक है, ये आपके बलवंत राय मेहता, ठीक है, बलवंत राय मेहता ने दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। याद रखिएगा बलवंत राय मेहता, ठीक है, इनको BR मेहता भी कभी कभी कहा जाता है। इनकी जो एक कमेटी बनी थी 1957 में बनी थी। इसके बाद दोस्तों अशोक मेहता समिति बनी थी 1977 में बनी थी, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अशोक मेहता 1977। अब BK राय समिति बनी थी 1985 में, ठीक है ना, 1985 में। और M सिंघवी समिति बनी थी 1986 में। ठीक है, ये सारी समितियाँ बनी थी। और आपको बता दें जो M सिंघवी समिति थी, ठीक है, सिंघवी जो M सिंघवी समिति थी दोस्तों 1986 वाली, इसी की सिफारिशों के आधार पर, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1993 पारित किया जाता है। ठीक है ना, 73वां, ठीक है ना, 73वां संविधान संशोधन दोस्तों 1993, ठीक है ना, पारित करके, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा की दिया जाता है। तो संवैधानिक दर्जा दोस्तों 73वें संविधान संशोधन और किस समिति के द्वारा, सिंघवी समिति के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और देखिए ये तो पंचायती राज व्यवस्था की बात हो गई। और जो 74वां संविधान संशोधन है दोस्तों, ये आपकी नगर पालिका से संबंधित था। ठीक है, और जो देखिए 12 अनुसूचियाँ थी, तो 12 अनुसूचियों में से जो आपकी 11वीं अनुसूची थी, 11वीं अनुसूची आपकी 73वें संविधान संशोधन संबंधित है। ठीक है, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन संबंधित है, जो ग्रामों के लिए जो पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई थी। जो शहरों के लिए पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई थी वो 12वां, ठीक है, 12वीं अनुसूची थी, ठीक है, उसे संबंधित है ये 74वें संविधान संशोधन। तो क्या समझ में आया कि 11वीं अनुसूची दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के लिए थी। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित, 73वें संविधान संशोधन, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के 29 विषय थे जो ग्राम पंचायतों से संबंधित थे। और जो 12वीं अनुसूची थी इसमें 74वां संविधान संशोधन किया गया, तो उसमें 18 विषय थे ये नगर, ठीक है ना, जो नगर निगम थे उनसे संबंधित थे, शहरों से संबंधित थे। ओके, ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ठीक, जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसमें देखिए ग्राम था, पहले स्तर पर ग्राम थे, ठीक है, ग्राम के बाद फिर क्षेत्र पंचायत थे, और फिर इसके बाद जिला। ठीक है ना, ये मतलब उसका स्तर था, 3 स्तरों में थी ये। ठीक है, ओके, तो आपके देखिए इसमें ग्राम सभा हो जाएगी। विधानसभा तो आपको पता है, विधानसभा आपकी ये होती है जो राज्य होता है ना, ठीक है ना, तो राज्य की जो, ठीक, एक सदन होता है दोस्तों, ये विधानसभा राज्य की एक सदन है। जैसे 2 सदन है, एक होता है विधान परिषद, एक होता है विधानसभा। तो विधानसभा की जैसे इस समय उत्तर प्रदेश में 403 सदस्य विधानसभा के। विधानसभा का ही जो नेता होता है, प्रमुख नेता होता है, जिसको मतलब जो सदस्य जब चुनाव होता है विधानसभा का, होता नहीं चुनाव, तो उसमें मुख्यमंत्री को चुनाव होता है, तो ये विधानसभा का ही जो नेता होता है उसका ही मुख्यमंत्री उसे ही चुना जाता है। ठीक है, तो 403 है इसमें विधानसभा मतलब, ठीक है, आपके एक सदन है, राज्य का एक सदन है। ठीक है, जिस तरह से देखिए आपका केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार में जो सरकारें होती 3 तरह की होती हैं। एक होती है आपकी कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका। ठीक है, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका। जो व्यवस्थापिका होती दोस्तों वो आपकी लोकसभा होती है। ठीक है, उसी के 2-3 व्यवस्थापिका के ही 3 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और आपका एक राष्ट्रपति भी उसमें शामिल होता है। तो इसी तरह दोस्तों आपका, ठीक है, ये व्यवस्थापिका ही है, एक तरह विधानसभा राज्य की, ठीक है, व्यवस्थापिका है। ओके, जिसके नेता को, ठीक है,
जिसका जो प्रमुख होता है नेता, उसी को मुख्यमंत्री बाद में बनाया जाता है। जब सारे सदस्य चुन के आते हैं तो अपना जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, आगे में इसमें क्या था, ये पंचायत समिति, तो पंचायत दोस्तों आपकी ये इसमें पंचायती राज में ही आ जाएगा। जिला परिषद भी पंचायती राज में आ जाएगा, तो अब किसी विधानसभा नहीं आएगी पंचायती राज में। ओके, ये राज्य सरकार है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, देखिए कथन है दोस्तों, ये कथन किसने कहा है, ऐसा है प्रश्न। मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता, मैं यह विचार का सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, मत दे सकता, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि गरीब, ठीक है, आदमी होने का गुनाह किया है। यह कथन किसका है दोस्तों? ठीक है, तो ये कथन आपके महात्मा गांधी जी का है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपिता जी। आगे चलते हैं। हाँ, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, जर्मनी से सुभाष नेताजी, नेताजी। अब देखिए, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो हिटलर ने कहा था उनको। किसने कहा था? हिटलर। ठीक। अब महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो ये महात्मा आपके टैगोर साहब ने कहा था। ठीक है, राष्ट्रगान के जो रचयिता हैं, ठीक, टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा कहा था। ठीक है, ये सारी बातें आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए बार बार पूछा जाता है। आप जीवन का अधिकार हमेशा याद रख लीजिएगा, जब भी आप पढ़िएगा तो मौलिक अधिकारों में से जीवन का अधिकार याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार में स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार निहित है? ठीक है, तो आपका जीने का अधिकार है, वो जीवन का अधिकार फर्स्ट सही हो जाएगा। हाँ, आपको बता देते हैं, देखिए भारत में जब भारत में जो मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे? 7। भारत के शुरुआत में मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन के तहत, जो 44वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों, उसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटा करके, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। इस समय संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 300 का में है दोस्तों। ये पहले अनुच्छेद 31 में था, इस समय दोस्तों ये अनुच्छेद 300 का में एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, इसको हटा दिए गए। इस समय भारत में 6 मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार भारत भाग, ठीक है ना, जो भाग 3 में है उसमें इसकी व्यवस्था है। भारत के भाग, जो भारत का संविधान है वो भाग 3, भारत के कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। भारत के संविधान में 22 भाग हैं। तो जो भाग 3 में है उसमें मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, 6 मौलिक अधिकार हैं, और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। ये प्रमुख फैक्ट है, आप याद रखिएगा। ठीक, और उसमें से जो जीने का अधिकार है वो 21 अनुच्छेद 21 से संबंधित है। अनुच्छेद 21 में जीने का अधिकार है दोस्तों, लेकिन जो 21 का है, अनुच्छेद 21 का है दोस्तों, आपका शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार से। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ है और देखिए, समानता का अधिकार की बात है यहाँ पर, तो इसको थोड़ा जान लीजिए। समानता का अधिकार अनुच्छेद, ठीक है, 14 से लेकर के 18 तक है दोस्तों। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 तक है। ठीक, और नीचे है आपका दोस्तों अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार है दोस्तों, अनुच्छेद 23 से 24 के में है। ठीक है, याद रखिएगा फैक्ट। आगे चल, क्वेश्चन है, निम्न में से क्या दीवानी कानूनों के दायरे में नहीं आता? ठीक है, दीवानी कानून क्या होता है? तलाक का मुकदमे दायर करना, बच्चों की परिरक्षा का दावा करना, ठीक है, और फिर है इसके बाद ज़मीन की बिक्री संबंधित, और दहेज के लिए औरतों को तंग करना। तो आपका यही हो जाएगा। ठीक है, आपका चौथा इसमें सही हो जाएगा, यही दीवानी कानूनों के घेरे में नहीं आता है। अब दीवानी कानून क्या होता है दोस्तों, आपको बता दें। ठीक है, जिसे मतलब वैसे मामले होते हैं दोस्तों जिसमें तलाक, मुकदमे ये सब दायर किए जाते हैं। घरेलू मामले कुछ होते हैं, लेकिन जो फौजदारी मामले होते हैं वो क्राइम से संबंधित होते हैं, अपराध, जैसे कि किसी ने की हत्या हो गई, किसी ने लड़ाई झगड़े से संबंधित, तो आपको फौजदारी मामले में आता है। तो आपका नीचे वाला जो है ना, ये जिस नहीं, ये फौजदारी मामलों, दहेज के लिए औरतों को तंग करना, ये फौजदारी मामलों का विषय है। और जो आपके दीवानी मामलों को संबंधित होता है, जो ठीक है, पर्सनल मैटर होते हैं ना, ये इससे संबंधित हो जाएंगे। बच्चों की परिरक्षक दावा, जमीन विवाद से संबंधित हो गया, ये सारे दीवानी मामले। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुच्छेद के आधार पर जाति आधारित भेदभाव के चलते दलित समुदाय व्यक्ति
ठीक है, न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है, न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है। तो आपका अनुच्छेद है 15, अनुच्छेद 17। तो देखिए आपको जो समानता का अधिकार था दोस्तों, वो आपका 14 से लेकर के 18 तक था। तो 14 ये समानता के अधिकार की बात करता है, समान समानता की बात करता है। जो 14 ये विधि के समक्ष, कानून के समक्ष समानता की बात करता है, कानून के समक्ष, ठीक है, समक्ष, कानून के समक्ष समानता की बात करता है 14, ठीक है। यानी कानून के सामने सब लोग समान हैं, ठीक है, सारे लोग कानून के सामने समान हैं। और जो आपका 15 था दोस्तों, 15 अनुच्छेद है, ये बात करता है कि जैसे धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। 15 का ये मौलिक अधिकार है इसमें दोस्तों, कि आप जाति, धर्म, लिंग, ठीक है, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, हमें ये अधिकार मिला हुआ है। इसके बाद जो 16 है दोस्तों, ये ठीक है, ये लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी मतलब सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता की बात करता है। यानी मतलब सभी को अवसर की समानता है, सभी लोग उसमें फॉर्म डाल सकते हैं, सभी लोग उसमें मतलब जो है भागीदार हैं, किसी को रोका नहीं जा सकता। और 17 दोस्तों आपकी अस्पृश्यता की बात करता है। किसकी बात करता है? अस्पृश्यता की, यानी मतलब जो छुआछूत की बात करता है कि छुआछूत निषेध है इसमें। यानी 17 में दोस्तों ये व्यवस्था की गई है कि अगर कोई व्यक्ति छुआछूत, ठीक है, छुआछूत करता है किसी के साथ, ठीक है, जाति के आधार पर, तो वो मतलब न्यायालय जा सकता है। जैसे कि आपका अनुच्छेद जो 32 है, अनुच्छेद 32 है ना, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, उसके तहत हम न्यायालय जा सकते हैं। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय जा सकते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, ठीक है, उसमें 5 तरह की रीट है, हम 5 तरह की रीट दायर कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका ये दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। यानी जाति आधारित भेदभाव अगर आप करते हो, यानी 15 ये देखिए आपका जाति से संबंधित है, नस्ल, धर्म, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर अगर भेदभाव करते हैं तो आप जो है न्यायालय जा सकते हो। और 17 भी, ये भी छुआछूत जाति के आधार पर आप करते हो, तो ये भी इसी से संबंधित हो जाएगा, दोनों संबंधित हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा डी, ठीक है, डी। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सुस्पष्ट रूप से मूल्यांकन प्रक्रियाओं को सूत्रबद्ध करने के लिए बच्चों हेतु निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2000, ठीक है, 9 में उल्लिखित है, ठीक है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 बना था ना दोस्तों, ठीक है, उसकी बात हो रही है कि कौन सा पहलू सुस्पष्ट रूप से मूल्यांकन प्रक्रियाओं को सूत्रबद्ध करने के लिए बच्चों हेतु, ठीक है ना, सूत्रबद्ध करने की बात हो रही है, मतलब मूल्यांकन प्रक्रियाओं को सूत्रबद्ध सुस्पष्ट रूप से। साक्ष्य आधारित प्रतिपुष्टि, बच्चों को भय, आघात, चिंता मुक्त बनाना, बच्चों को उनके विचार स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने का सहयोग, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित मूल्यों के साथ अनुरूपता, आकलन करना कि किस हद तक पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाएं और अधिगम परिणाम उपार्जित किए जा चुके हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन दोस्तों ये सही हो जाएगा, बी सी, यानी सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ये आपका बी, ये दोनों, ठीक है। इन बच्चों को भय, आघात, चिंता मुक्त बनाना, बच्चों को उनके विचार स्वतंत्र रूप से देखिए जब भी शिक्षा प्रणाली तभी आपकी मतलब कारगर होगी जब बच्चा मतलब भय से मुक्त रहेगा। भय, आघात, चिंता मुक्त, देखिए यही सबसे उपयुक्त आंसर लग रहा है ना। वैसे भी आप ना पता होता तब भी आप कर लेते। संविधान के प्रतिष्ठित मूल्यों के अनुरूप बनाना, देखिए संविधान के प्रतिष्ठित मूल्यों के अनुरूप भी बनाना होता है, ये सार्थक आंसर है, ठीक। तो यही दोनों हो जाएगा। ओके, आज का सेशन ही समाप्त होता है दोस्तों। कल मिलते हैं इसी तरह के बेहतरीन वीडियो के साथ। और दोस्तों हम बता दें, जो हम सामाजिक विज्ञान का पेपर हल करवाते हैं, चीज़ें जो बताते हैं आपको, जो जानकारी देते हैं, ये जो आपके मतलब जीएस संबंधित, ठीक है ना, तथ्य होते हैं उन्हीं को बताते हैं। हम इसमें पेडागोजी नहीं बताते हैं। पेडागोजी के कुछ प्रश्न होते हैं उनको हम नहीं बताते, इसको अलग से कवर किया जाएगा। अगर पेडागोजी भी बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा, तो पेडागोजी को हम अलग बताएंगे। और इसमें सिर्फ जो है जो जीके वाले क्वेश्चन होते हैं, जीएस वाले क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ उन्हीं की डिस्कशन होती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी भाई बहन हम इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए इसी तरह के हम बेहतरीन वीडियो लाते रहते हैं और आपके लिए मेहनत करते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए, ताकि मतलब आपकी वीडियो बनाने के लिए हम प्रोत्साहित हों। ओके,
खुश रहिए, मस्त रहिए और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम में सफल हों।